बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एपिडेमियोलॉजी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एपी, डेमो एंड लॉजी। एपी का मतलब होता है अमंग, डेमी का मतलब होता है पीपल एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? अमंग पीपल स्टडी। तो इसकी प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी जो आपको वाइवा के अंदर ज़रूर पूछी जानी है। तो जो एपिडेमियोलॉजी है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो नंबर 1 एपिडेमियोलॉजी लॉजी है, तो एक स्टडी होती है। ओके, नंबर 1 ये एक स्टडी होती है। ओके, स्टडी किस चीज़ की? स्टडी 3 चीज़ों की होती है। मैं फ्लो चार्ट बना के डेफिनेशन को कवर करा देता हूँ। एक तो फ्रीक्वेंसी की स्टडी होती है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी होती है, और तीसरी जो स्टडी होती है डिटर्मिनेंट की स्टडी होती है। ओके, अब ये 3 चीज़ें की स्टडी, वो भी ये 3 चीज़ें किन चीज़ पे अप्लाई होगी? तो आपने फ्रीक्वेंसी स्टडी करनी है। किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी? हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट की आपने स्टडी करनी है। उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डिटर्मिनेंट किसके ऊपर? किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर करनी है। ओके, और इस स्टडी का मेन पर्पस क्या होगा? आपने हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है। जब आप इस स्टडी को अप्लाई करोगे तो कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट की फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट को स्टडी करोगे स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर, और इसको अप्लाई करोगे इस नॉलेज को फॉर द कंट्रोल ऑफ हेल्थ। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो एपिडेमियोलॉजी के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 एपिडेमियोलॉजी के अंदर हमने डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी पढ़नी है। ओके, डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है और इस डिजीज़ के डिटर्मिनेंट पढ़ने हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने मेजरमेंट्स करनी है। सबसे पहले आपने मेजरमेंट्स करनी है। मेजरमेंट आपने फ्रीक्वेंसी की करनी है। फ्रीक्वेंसी भी किस चीज़ की? नंबर 1 डिजीज़, नंबर 2 डिसेबिलिटी, नंबर 3 डेथ। 3D की आपने फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है, फिर आपने उसको समराइज़ करना है, और समराइज़ भी आपने इसको रेट और रेशियो की फॉर्म में करना है। ठीक हो गया? ओके, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपने 3 चीज़ें देखनी है कि ये जो डिजीज़ या प्रॉब्लम है किस टाइम पर, किस प्लेस पर और किस पर्सन को, किस पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। डिटर्मिनेंट के अंदर आपने फैक्टर पढ़ने हैं, और फैक्टर्स भी आपने 2 टाइप के पढ़ने हैं। नंबर 1 कॉजेटिव फैक्टर उस डिजीज़ के, और नंबर 2 रिस्क फैक्टर। ओके, और इनको स्टडी करने के लिए आपने जो स्टडी यूज़ करनी है वो है एनालिटिकल स्टडी। ये हम अप्रोच के अंदर पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया एपिडेमियोलॉजी के कंपोनेंट। अब एपिडेमियोलॉजी के एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फिर हमने यूजेस भी देखने हैं। ओके, नंबर 1 एपिडेमियोलॉजी का जो एम होगा वो होगा डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन और उस डिजीज़ का मैग्नीट्यूड, उसका हेल्थ से क्या रिलेशनशिप है। तो नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन और मैग्नीट्यूड। नंबर 2 उस डिजीज़ का RF रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर, कॉजेटिव फैक्टर। नंबर 3 हमें डाटा चाहिए। किस चीज़ के लिए? उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए, प्लानिंग के लिए। नंबर 4, ठीक है, डाटा मिल गया प्लानिंग के लिए। अब प्लान के बाद आपने क्या करना है? उस डिजीज़ की प्रिवेंशन, कंट्रोल और ट्रीटमेंट करनी है, और प्रायोरिटी सेट करनी है। तो ये इसके एम्स होते हैं। इसके बाद यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी के क्या यूजेस होते हैं? तो एपिडेमियोलॉजी का नंबर 1 क्लिनिकल यूज़ होगा कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को स्टडी करना, कि किस तरह से डिजीज़ अपने आप को मैनिफेस्ट करता होता है। नंबर 2 कम्युनिटी डायग्नोसिस करना। कम्युनिटी डायग्नोसिस को मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्वांटिफाई करेंगे। क्वांटिफिकेशन भी हम 2 चीज़ों में करेंगे, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। और रेट हो सकता है या रेशियो हो सकता है। रेट में जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, लेकिन रेशियो के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। 2 क्वांटिटीज़ का आपस में हम कंपैरिजन देखते होते हैं। ठीक हो गया? ओके, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद क्वांटिफिकेशन की जाती है, इसको कम्युनिटी डायग्नोसिस कहते हैं। तीसरी चीज़ आपने देखनी है प्लानिंग और इवैल्यूएशन। ओके, ठीक हो गया? प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग हम रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारे पास जितने रिसोर्स है, हमने कितने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है। ओके, और फिर उसका एनालिसिस करना है, उसकी इवैल्यूएशन करनी है। ओके, तो प्लानिंग, इवैल्यूएशन इसका तीसरा क्लिनिकल यूज़ होगा। चौथा जो होगा वो होगा इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर और चांसेस को मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना। ओके, इंडिविजुअल
रिस्क फैक्टर नहीं है बल्कि रिस्क को हम लिख लेते हैं। इसके बाद होगा सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन, कि आपने किसी सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करना है, लाइक मेडिकल सिंड्रोम होती है। फॉर एग्जांपल एक सिंड्रोम होता है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और क्लिनिकल फीचर के एसोसिएशन होता है, तो उसका हम इससे पता चलाते हैं। इसके बाद नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के बारे में बात होगी है, किसी भी डिजीज़ के राइज एंड फॉल को स्टडी करना और उस डिजीज़ के कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर को सर्च करना। ओके, फॉर एग्जांपल ये आइडेंटिफाई करना कि रूबेला की वजह से डेफनेस होती है, थैलिडोमाइड की वजह से टेराटोजेनस यानी बर्थ डिफेक्ट होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, या प्री मैच्योर बेबी का ऑक्सीजन से एक्सपोजर की वजह से रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया होता है। ओके, ये चीज़ें आ जाएगी। जबकि टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, तो इसके अंदर आपने हेल्थ और डिजीज़ को स्टडी करना है कि अगर हेल्थ ज़्यादा होती है तो डिजीज़ कम हो जाती है। कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर इसको क्वांटिफाई करना होता है। प्लानिंग और इवैल्यूएशन के अंदर क्या करना होता है, ओके, यानी जो हमें इन्फॉर्मेशन होगी उससे हमने अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करना है कि हम कौन से रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ वगैरह करेंगे, फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे। ओके, कि ये पता चलाना कि जो मेजर्स थे वो ठीक थे या नहीं थे, उनकी वजह से डिजीज़ कम हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद चौथा होगा इंडिविजुअल रिस्क एंड चांसेस। ठीक हो गया, कि ये चेक करना कि फॉर एग्जांपल जो स्मोकर है और नॉन स्मोकर है उनमें लंग कैंसर किस में हो रहा है। ओके, रिस्क और चांसेस को आइडेंटिफाई करना, फिर सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करना, फॉर एग्जांपल एसोसिएशन ऑफ डिस्फेजिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके बाद नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को कंप्लीट करना कि डिजीज़ किस तरह से अपने आप को अनफोल्ड करता है, और कॉजेज और रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, फॉर एग्जांपल रूबेला की वजह से डेफनेस होती है। तो ये तो था यूजेस। अब इसके बाद है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। तो जो एपिडेमियोलॉजी की जो अप्रोच है, एपिडेमियोलॉजी के मेनली दो अल्टीमेट एम होते हैं। नंबर 1 हेल्थ को प्रमोट करना, नंबर 2 डिजीज़ को प्रिवेंट करना। ओके, तो इसके दो मेन अप्रोच होती है, तो अप्रोच को हम दो में डिवाइड कर देते हैं। ओके, नंबर 1 होगा अप्रोच कि आपने क्वेश्चंस आस्क करने हैं, आस्क क्वेश्चंस, और नंबर 2 आपने क्या करना है, कंपैरिजन मेक करना है। ओके, अब जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी आपने दो में डिवाइड करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हेल्थ इवेंट से रिलेटेड होते हैं और कुछ हेल्थ एक्शन से रिलेटेड होते हैं, हेल्थ एक्शन से रिलेटेड होते हैं। हेल्थ इवेंट्स में हमने ये देखना है कि हमारा मसला क्या है, उसका मैग्नीट्यूड या इसका साइज़ या फिर इसका यानी सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या एटियोलॉजी थी, ये देखना है। जबकि एक्शन से रिलेटेड कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको कम करें और इसको हमारे एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, इस डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए, ओके, हमें कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती है, उन मुश्किलात को कैसे ख़त्म करेंगे। इसके बाद है मेक कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन हमेशा दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में होगा। एक जो ग्रुप होगा उसमें डिजीज़ होगा, ओके, या फिर वो किसी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज होगा, और जो दूसरा होगा उसमें डिजीज़ नहीं होगा या वो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम लंग कैंसर देखते हैं, लंग कैंसर दो ग्रुप में देखेगा, एक वो ग्रुप जिसमें स्मोकिंग करते थे लोग और एक वो ग्रुप जिसमें लोग स्मोकिंग नहीं करते थे। ओके, तो यहाँ तक तो आके अप्रोच ख़त्म हो जाती है एपिडेमियोलॉजी की। इसके बाद है बेसिक मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी की बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, लेकिन आपने जो मेन मेजरमेंट्स हैं वो मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी वाले पढ़ने हैं। ओके, तो मेजरमेंट्स और फिर हम टूल ऑफ मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो मेजरमेंट्स मेनली दो इंपॉर्टेंट है, मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ और मोर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज़, मोर्बिडिटी वाला। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी वाले होते हैं। अच्छा, डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट ये वाला आपने याद रख लेना है, वैसे इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नैटेलिटी के मेजरमेंट्स होते हैं, डिजीज़ की प्रेजेंस एब्सेंट डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं, मेडिकल नीड्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हमारे मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी, डिसेबिलिटी और वायबिलिटी वाले है, वायबिलिटी और नैटेलिटी वाले हैं। ओके, तो इसके बाद हम आ जाते हैं टूल्स ऑफ मेजरमेंट की तरफ। ओके, तो जो हमारे जो बेसिक टूल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, टूल ऑफ मेजरमेंट एपिडेमियोलॉजी के अंदर, तो वो हमारे बेसिकली हमारे तीन होते हैं। ओके, नंबर 1 है हमारा रेट, नंबर 2 रेशो और नंबर 3 होता है हमारा प्रोपोर्शन। ओके, एक बात रट्टा मार लेनी है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, न्यूमरेटर और रेट और प्रोपोर्शन के अंदर, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता, किसके अंदर, रेशो के अंदर। तो रेट होता क्या है, रेट किसी भी पार्टिकुलर इवेंट की फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी किसकी, इवेंट की, किसके अंदर, स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। अब रेट के अंदर चार चीज़ें होती है, नंबर 1 न्यूमरेटर,
नंबर 2 बटे से नीचे वाला डिनोमिनेटर टाइम स्पेसिफिकेशन, ओके। इसके अलावा कोई ना कोई इसका मल्टीप्लायर होता है, ओके। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है, अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ से दिखाऊँ, ओके। इसकी एग्जांपल है, अगर एक डेथ रेट है, डेथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर, ओके, ठीक हो गया। और इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो मिड ईयर पॉपुलेशन है, ओके। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल है और इसका जो मल्टीप्लायर है वो 1000 होता है, ओके। अब इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, किसकी, रेट्स की, ये तो एग्जांपल थी, ओके। तो रेट्स की 2 कैटेगरीज मेनली हम बता देते हैं, ओके। एक होता है क्रूड डेथ रेट, एक होता है स्पेसिफिक, ओके। डेथ नहीं बोलते बल्कि क्रूड रेट बोलते हैं। जो दूसरा होता है स्पेसिफिक, क्रूड को हम अनस्टैंडर्डाइज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती, ठीक हो गया, ओके। इस केस में जो डिनोमिनेटर होता है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन होती है। मिड ईयर पॉपुलेशन फर्स्ट जुलाई वाली लेते हैं, ओके, 1 जुलाई वाली लेते हैं। इसमें जो डिनोमिनेटर होता है होल पॉपुलेशन होती है, ओके। और होल पॉपुलेशन के अंदर भी मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं, ओके, ठीक हो गया, क्योंकि जो पॉपुलेशन 1 जनवरी पे लेस होती है और साल के आखिर में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी साल के शुरू में कम होती है, ओके। तो इसके अंदर जो एग्जांपल आती है वो कौन सी एग्जांपल आती है, वो आती है क्रूड बर्थ रेट की। क्रूड बर्थ रेट का मतलब है कि लाइफ बर्थ 1 साल में कितनी हो रही है, ओके। और मिड ईयर पॉपुलेशन उसी सेम ईयर की, मिड ईयर पॉपुलेशन, और हमारा मल्टीप्लायर 1K होगा। इसके बाद स्पेसिफिक रेट है। स्पेसिफिक रेट ये असल में एक्चुअल ऑब्जर्व्ड रेट होते हैं, ओके, एक्चुअल ऑब्जर्व्ड रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी स्पेसिफिक कॉजेज़ की वजह से हो सकते हैं, लाइक टीबी है, या स्पेसिफिक ग्रुप में हो सकते हैं, लाइक कॉजेज़ में लिख सकते हैं, या स्पेसिफिक ग्रुप लिख सकते हैं, लाइक किसी पार्टिकुलर एज या सेक्स में होगा, या किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर होगा, लाइक एनुअल, मंथली या वीकली, ओके। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, ओके, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो एक स्पेसिफिक पोर्शन होगा पॉपुलेशन का, स्पेसिफिक पोर्शन, ओके। यहाँ पे तो मिड ईयर पॉपुलेशन था। इसके अंदर एग्जांपल आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक हो गया। इसके अलावा तीसरी यहाँ पर एक और भी कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं एडजस्टेड को हम स्टैंडर्डाइज भी कहते हैं, ओके, स्टैंडर्डाइज। तो यहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल एज या सेक्स स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद आ जाती है रेशो की तरफ। रेशो में 2 रैंडम क्वांटिटी, ओके, यानी यहाँ पे जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर का पार्ट था, यानी जो पॉपुलेशन थी वो टोटल पॉपुलेशन के अंदर में से थी, ओके। लेकिन यहाँ पर जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर जो 2 क्वांटिटीज़ होगी, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ओके, ठीक हो गया। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता, ओके, ये बात हो गई है। यहाँ पे कोई मल्टीप्लायर नहीं होता, न्यूमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, मल्टीप्लायर नहीं होगा, और टाइम स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, WBC और RBC का जो रेशो होता है वो कितना होता है, वो तकरीबन 1/600 होता है। मतलब एक WBC के बदले 600 RBC होते हैं, ओके, ठीक हो गया। लाइक आप सेक्स रेशो ले सकते हैं, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो ले सकते हैं, चाइल्ड वुमन रेशो ले सकते हैं, ओके, यानी 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन असल में एक रेशियो की ही टाइप होती है, ओके, जिसमें जो मैग्नीट्यूड का रिलेशन होता है वो होल से रिलेटेड होता है। यानी यहाँ पे जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लायर होता है वो परसेंटेज होती है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ओके। लाइक यहाँ पर लिखा है कि कितने पर्सन इन्फेक्टेड है, ओके, और कितने पर्सन थे, टोटल पर्सन कितने थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लायर 100 होगा, ओके। तो न्यूमिनेटर होता क्या है? अब न्यूमिनेटर नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट हैज़ अकर्ड, कि कितनी मरतबा एक कोई इवेंट हो चुका है स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ओके। तो इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ओके, यानी टोटल नंबर को पता लगाना, टोटल नंबर ऑफ टाइम का पता लगाना, तो वो न्यूमिनेटर होता है, ओके। न्यूमिनेटर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर इन रेट एंड प्रोपोर्शन बट नॉट इन रेशो। डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सकता है, लाइक वो होल पॉपुलेशन वगैरह हो सकती है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन वगैरह भी हो सकती है, ओके, ठीक हो गया। फिर कहते हैं कि डिनोमिनेटर कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, लाइक मिड ईयर पॉपुलेशन है, या पॉपुलेशन एट रिस्क है, या टोटल इवेंट के बारे में हो सकता है, जिसको हमने बाद में कवर कर लेना है। तो ये थे टूल ऑफ मेजरमेंट। इसके बाद आता है मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी, ओके।
मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है। अब आ रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी। ओके, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। ओके, तो मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी के अंदर आपने क्या पढ़ना है, डेथ पढ़ना है। ओके, और डेथ के लिए एक इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट होता है जो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ का पता लगाएगा। ओके, यानी हम मोर्टेलिटी मेजर्स के अंदर जब हम मेजरमेंट्स करेंगे तो किस चीज़ को यूज़ करेंगे, इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट। ओके, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है मोर्टेलिटी डाटा की। लाइक कभी कभार इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग होती है। लाइक अगर 15 डेथ हुई है लेकिन 5 की रिपोर्ट हुआ है, बाकी का नहीं पता चला। एक्यूरेसी रिलेटिवली कम होती है। ओके, यूनिफॉर्मिटी कम होती है। लाइक 15 डेथ हो रही है, 3 डेथ हो रही है, तो यूनिफॉर्मिटी कम होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा कोडिंग सिस्टम स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह नहीं होती। ओके, अब मोर्टेलिटी मेजरमेंट्स देख लेते हैं। मेजरमेंट्स रेट रेशो वगैरह होती है, तो जो मोर्टेलिटी रेट और रेशो वगैरह को हम देख लेते हैं तो क्या क्या होती है। नंबर 1 है क्रूड डेथ रेट। ओके, रेट है, रेट का मतलब है कि न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, ठीक हो गया। क्रूड डेथ रेट का मतलब है नंबर ऑफ ऑल डेथ। ओके, यानी जो न्यूमरेटर होगा वो नंबर ऑफ ऑल डेथ होगा। ओके, पार्टिकुलर रेट है तो पार्टिकुलर टाइम स्पेसिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, पार्टिकुलर प्लेस इन 1 ईयर। ओके, मिड ईयर पॉपुलेशन। ओके, न्यूमरेटर मिड ईयर पॉपुलेशन है और इसका जो मल्टीप्लायर है वो 1K है। ओके, तो नंबर ऑफ ऑल डेथ पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इन 1 ईयर इज कॉल्ड क्रूड डेथ रेट। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये स्टैटिस्टिक्स को हमें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा इन अ सिंगल फिगर। लाइक 1K लोगों में से इतनी डेथ हो रही है। ओके, लेकिन कंपैरेबिलिटी कम होती है। लाइक ये कितने एज ग्रुप वाले में था, कितने सेक्स वाले में, यानी मेल में कितनी थी, फीमेल में कितनी थी, या कौन सी नस्ल में ज़्यादा थी, या बूढ़े लोगों की डेथ कितनी थी, इससे हमें पता नहीं चलेगा। इसके बाद दूसरा है स्पेसिफिक डेथ रेट। ओके, क्रूड डेथ रेट, जिस तरह क्रूड बर्थ रेट था तो अब यहाँ पे क्रूड डेथ रेट आ गया है। अब स्पेसिफिक डेथ रेट है। स्पेसिफिक डेथ रेट पे स्पेसिफिकेशन आ जाती है, कॉस्ट की आ जाती है, टाइम पीरियड की आ जाती है, एज की आ जाती है। ओके, तो इसको भी हम कुछ में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कॉज स्पेसिफिक या डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट, कॉज स्पेसिफिक या डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट। ओके, लाइक कॉज स्पेसिफिक या डिजीज स्पेसिफिक में आपने डिजीज़ को मेंशन करना है या टियोलॉजी को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर ऑफ डेथ हो रही है टीबी की वजह से तो न्यूमरेटर में टीबी होगा। ओके, मिड ईयर पॉपुलेशन है और ऑलवेज मल्टीप्लायर हमारा 1K होगा। ओके, इसके बाद टाइम पीरियड स्पेसिफिक है, टाइम पीरियड। ओके, स्पेसिफिक डेथ रेट SDR आ रहा है, तो इसका मतलब डेथ होगी, आपने टाइम को मेंशन करना होगा। ओके, लाइक वो 1 ईयर था तो आप और मज़ीद स्पेसिफाई हो जाओगे, डेथ इन वीक। ओके, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52, तो 52 से मल्टीप्लाई करना है, और मिड ईयर पॉपुलेशन है और 1K से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद एज स्पेसिफिक है। एज स्पेसिफिक के अंदर मज़ीद 2 आ जाती है। ओके, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है एज स्पेसिफिक डेथ रेट। इसके अंदर मज़ीद 2 आ जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और आ जाती है न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट में और न्यू नेट में क्या फ़र्क होता है, न्यू नेट आप रख सकते हो 1 से लेकर 2 मंथ्स वगैरह रख सकते हो, और इन्फेंट होता है 1 ईयर। ओके, अप टिल 1 ईयर और 2 मंथ्स तक आप न्यू नेट वगैरह रख सकते हो। इसके बाद आता है सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट, तो इसमें एग्जांपल आती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के कितनी मदर की डेथ हो रही है। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हो गया स्पेसिफिक डेथ रेट। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, ओके, तीसरी कैटेगरी हमारी कौन सी थी, तो पहला हमने पढ़ा था क्रूड डेथ रेट, फिर स्पेसिफिक डेथ रेट। ओके, फिर इसके बाद आए केस फर्टैलिटी। करेंगे 100। ओके, केस फर्टेलिटी रेट विरुलेंस से रिलेटेड होता है। ओके, नॉर्मली आप एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं कि कितने केस थे और कितनी डेथ हो रही थी। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, डेथ रेट के अंदर जो मल्टीप्लायर था वो 1K था, लेकिन अब जो आ रही है फर्टेलिटी या मोर्टेलिटी, तो इनमें जो
हमारा मल्टीप्लायर होगा वो 100 होगा। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि किसी भी पार्टिकुलर कॉज की वजह से डेथ कितनी हो रही है टोटल डेथ में से, ओके, यानी टोटल डेथ नीचे आएगा और टोटल डेथ में से कितनी डेथ हो रही है किसी डिजीज़ की वजह से, ओके, पार्टिकुलर डिजीज़ की वजह से, और वंस अगेन मल्टीप्लायर 100 होगा, तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ पर भी दो में है, लाइक स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से हो रही है या अंडर 5 प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट वगैरह देख लेते हैं। इसके बाद है सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट का मतलब है कि यहाँ पर आपने क्या देखना है, किसी भी जो पेशेंट्स थे या डिजीज़ थे उससे कितने लोग बच गए, ओके, ठीक हो गया। तो जो पर्सन अलाइव थे आफ्टर 5 ईयर, ओके, और कितने टोटल पेशेंट्स थे, ओके, तो पेशेंट्स कितने थे और बच गए कितने, तो उसको बोलते हैं सर्वाइवल रेट। तो जो सर्वाइवल रेट होता है ये प्रोग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, ओके। इसके बाद लास्ट है हमारा वो है एडजस्टेड या स्टैंडर्डाइज्ड रेट, ओके। एडजस्टेड या स्टैंडर्डाइज्ड रेट होता है लाइक अगर आप दो पॉपुलेशन की डेथ रेट को कंपेयर करना चाह रहे हैं और डिफरेंट एज कॉम्बिनेशन के लिए, डिफरेंट एज कंपोजिशन के लिए, तो क्रूड डेथ रेट हम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो रेट हम उसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जब एज सेम होती है, लेकिन अगर एज डिफरेंट होती है तब हम एडजस्टेड या स्टैंडर्डाइज्ड रेट मालूम करते होते हैं। ठीक हो गया। एज एडजस्टमेंट या एज स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं जिसमें आप कॉन्फाइंडिंग या फिर बाइस वगैरह को रिमूव कर देते होते हैं। अब इसके दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके सिर्फ ये याद रख लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बाकी डिटेल में हमने नहीं जाना, ओके। जो डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन है इसमें स्टार्टेड पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं, एज स्पेसिफिक डेथ रेट मालूम करते हैं, फिर इसका एक्सपेक्टेड डेथ मालूम करते हैं फार्मूला से, उसको भी छोड़ देते हैं, ओके। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हमने मोर्टेलिटी मेजरमेंट्स पढ़ ली थी। अब मोर्टेलिटी डेथ नहीं होती, मोर्बिडिटी होती है। मोर्बिडिटी का मतलब है कि बीमारी है, डिजीज़ है, ओके, ठीक हो गया। तो उसकी किस तरह से मेजरमेंट्स होती है, तो उसमें आपने तीन चीज़ों को देखना होता है, डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी को, डिजीज़ की, ओके, इसके अलावा ड्यूरेशन को, इलनेस को, और नंबर 3 डिजीज़ की सिवेरिटी को। सिवेरिटी को देखने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, केस फर्टेलिटी रेट यूज़ करते हैं, ओके, विरुलेंसी को या सिवेरिटी को, तो ये तो ठीक हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए हम इंसिडेंस और प्रीवैलेंस यूज़ करते हैं, ओके। ड्यूरेशन को देखने के लिए हम एवरेज नंबर ऑफ डेज देखते हैं, ओके, एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ डिसेबिलिटी, ओके, कितने डेज वो डिसेबल रहा, ठीक हो गया। तो एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ डिसेबिलिटी पर पर्सन, तो ये ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है। मेन फोकस होगा हमारा फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेंट के अंदर। फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेंट के अंदर आपने क्या पढ़ना है, इंसिडेंस। तो पहला है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है कि किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर कितने न्यू केसेस हैं, नंबर ऑफ, आई थिंक नज़र नहीं आ रहा होगा, अच्छा, नंबर ऑफ न्यू केसेस, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर न्यू केसेस कितने हैं, ओके, न्यू केसेस स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर और वो भी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, ओके, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा इंसिडेंस आ जाएगा। तो इंसिडेंस का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ न्यू केसेस, ओके, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, और पॉपुलेशन एट रिस्क। पॉपुलेशन एट रिस्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पीरियड में पॉपुलेशन कितनी रिस्क है, और ये एक असल में रेट होता है। तो ये क्या होगा, ये इंसिडेंस रेट को आप मल्टीप्लायर 1 के यूज़ करोगे। लाइक अगर 500 न्यू केसेस आ रही है किसी पॉपुलेशन के अंदर और टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, लाइक अगर 500 आ रही है, टोटल 1000 है, ओके, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आंसर 500 पर 1000 पर ईयर। तो इस तरह से आपने इंसिडेंस को लिखना होता है। इंसिडेंस के जो रेट होता है उसके यूनिट ऑफ टाइम आना चाहिए, ओके, ठीक हो गया। अब इंसिडेंस का रट्टा मार लो कि इंसिडेंस में आप हमेशा नंबर ऑफ न्यू केसेस को देखते हैं, ओके, गिवन पीरियड में देखते हैं, ओके, स्पेसिफिक पॉपुलेशन होती है जो कि किसी एक रिस्क पे होती है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें देखते हो। अब इंसिडेंस को हम दो में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है क्यूमुलेटिव इंसिडेंस और नंबर 2 होता है इंसिडेंस डेंसिटी। तो क्यूमुलेटिव इंसिडेंस में क्या होता है, क्यूमुलेटिव इंसिडेंस के अंदर हम नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक, यानी जो न्यूमरेटर होता है वो तो सेम होता है, ओके, ठीक हो गया, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क का जो हमने पढ़ा था, लेकिन इस केस में जो न्यूमरेटर होता है, ओके, ठीक हो गया, सेम है। डिनोमिनेटर क्या होगा, टोटल पर्सन माइनस टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आप नंबर ऑफ न्यू केसेस देख रहे हैं स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन टोटल पर्सन और टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने इसको माइनस कर देना है, बस ये फ़र्क होता है, ओके।
इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं स्पेशल इंसिडेंस रेट की। तो एक अटैक रेट होता है, एक होता है सेकेंडरी अटैक रेट। ओके, तो इनके एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। तो एक होता है अटैक रेट या इसको सिंपल इंसिडेंस रेट कहते हैं, या हम इसको परसेंट फॉर्म में लेते हैं। नॉर्मली इंसिडेंस 100 नहीं बल्कि 1000 के अंदर होती है। इंसिडेंस रेट या जो अटैक रेट होता है ये असल में होता रेट है, लेकिन ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब पॉपुलेशन एट रिस्क है फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर रिस्क आया है, फॉर एग्जांपल एपिडेमिक के अंदर। ओके, ठीक हो गया। तो न्यूमरेटर सब में सेम है, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, लेकिन यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क सेम इंटरवल। ओके, और चूंकि ये प्रोपोर्शन है तो आप यहाँ पर 100 यूज़ करोगे। ओके, तो ये क्या मेजर करता है, नंबर ऑफ केसेस इन पॉपुलेशन एट रिस्क है। तो ये एपिडेमिक के एक्सटेंट को शो करता है कि जो वबा है वो कितनी हद तक फैल गई है, कितने लोगों को इन्वॉल्व कर चुकी है। न्यू केसेस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये तो हो जाएगा अटैक रेट। इसके बाद है सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर था वो तो नंबर ऑफ न्यू केसेस था, लेकिन यहाँ पर जो न्यूमरेटर होगा वो नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन है, यानी कितने बंदे जो एक्सपोज हो गए, कितने बंदे एक्सपोज हो रहे हैं। ओके, ठीक हो गया। और टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज्ड या ससेप्टेबल कॉन्टैक्ट किया था, यानी अगर कोई पार्टिकुलर डिजीज़ हुआ तो उसकी वजह से कितने बंदे एक्सपोज हो रहे हैं विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर ऑफ प्राइमरी केस। पहले प्राइमरी केस हुआ, उसकी वजह से सेकेंडरी केसेस कितने हो रहे हैं। ओके, तो यानी जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में वो तमाम लोग आएंगे जो कि किसी केस को एक्सपोज कर चुके हैं। मोर स्पेसिफिकली बात करें तो जो डिनोमिनेटर होता है वो ससेप्टेबल इंडिविजुअल को इम्यून से निकाल देगा, यानी अगर इम्यून कोई किसी की इम्यूनिटी हुई हुई है तो वो एक्सपोज से या ससेप्टेबल से निकल जाएगा। और जो प्राइमरी केस है वो न्यूमरेटर से भी निकलेंगे और डिनोमिनेटर से भी निकलेंगे, क्योंकि हम सेकेंडरी केस को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक फैमिली में टोटल 6 बंदे हैं। ओके, 6 बंदे में 2 बंदे इम्यून है। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, ठीक हो गया। और एक प्राइमरी केस है तो प्राइमरी केस दोनों से निकलेगा। तो इस तरह से आप सेकेंडरी रेट मालूम कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। सेकेंडरी रेट आप मालूम इस तरह से कर सकते हैं। तो अब लिमिटेशन ऑफ SAR, तो सेकेंडरी अटैक रेट सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ पे होता है। ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो इन्फेक्टिव होते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर, ओके, जिनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लाइक मीजल्स और चिकन पॉक्स है। लेकिन आप, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अच्छा एक और लिमिटेशन भी होती है कि आप किस तरह से ससेप्टेबल इंडिविजुअल को देखोगे। अब इंसिडेंस रेट के क्या यूजेस होते हैं, तो इंसिडेंस रेट का नंबर 1 यूज़ होता है डिजीज़ को कंट्रोल करना, डिजीज़ को कंट्रोल करना। नंबर 2 हम इसको रिसर्च वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 3 हम इससे प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं किसी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर इंसिडेंस बढ़ रहा है तो उसका मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो ख़राब है। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।